बीएससी प्रथम वर्ष की सामान्य हिंदी की कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं डॉक्टर विनीता कौशिक, सह आचार्य हिंदी, जानकी देवी बजाज, राजकीय कन्या महाविद्यालय, कोटा। आज हम हिंदी की एकांकी उत्सर्ग के बारे में चर्चा करेंगे। रामकुमार वर्मा द्वारा लिखी गई यह एकांकी बहुत प्रचलित रही है। कोटा विश्वविद्यालय के सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम में तांबे के कीड़े एकांकी के स्थान पर रामकुमार वर्मा की एकांकी उत्सर्ग लगाई गई है। इस उद्देश्य से आज हम इस पर चर्चा करेंगे। रामकुमार वर्मा मध्य प्रदेश के सागर जिले में 1905 में जन्मे। इन्होंने असहयोग आंदोलन में और अन्य आंदोलनों से जुड़कर राष्ट्र सेवा की। इनकी अभिनेता बनने की बड़ी प्रबल इच्छा थी और इसी इच्छा का परिणाम कि यह नाटक लिखने लगे। प्रयाग विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखकर इन्होंने उस पर पीएचडी की। अनेक वर्षों तक प्रयाग विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे। सप्तकिरण एकांकी संग्रह पर अखिल भारतीय साहित्य पुरस्कार मिला। हिंदी एकांकी के जनक भी माने जाते हैं। इन्होंने न केवल ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक अपितु मनोवैज्ञानिक सभी दृष्टिकोण से लिखा है। आपने रूस, नेपाल, श्रीलंका सभी स्थानों पर व्याख्यान दिए हैं। एकलव्य, उत्तरायण, ओ अहल्या इनके ऐतिहासिक नाटक हैं। पृथ्वीराज की आँखें, रेशमी टाई, चार ऐतिहासिक एकांकी। इसके अतिरिक्त कविता संग्रह और साहित्य समालोचन आदि विधाओं में भी आपने हमें विपुल संपदा प्रदान की है। एकांकी का जन्म पाश्चात्य जगत से स्वीकार किया जाता रहा है, लेकिन संस्कृत साहित्य में प्रचुर मात्रा में हमें नाट्य साहित्य उपलब्ध होता है। हिंदी एकांकी में पात्रों के विविध स्तरों और उनके कार्यकलापों का विश्लेषण मनोविज्ञान के आधार पर रामकुमार वर्मा से आरंभ किया जा सकता है। एकांकी नाटक हिंदी साहित्य का एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण अंग है। जीवन की किसी जीवंत परिस्थिति को घनीभूत कर पात्र और घटना के माध्यम से कौतूहल के साथ उपस्थित करना ही एकांकी का लक्ष्य कहा जा सकता है। इसीलिए एकांकी का शिल्प किसी चित्रकार या मूर्तिकार की भांति विशेष सावधानी के साथ प्रस्तुत किया जाता है। एकांकी नाटक के शिल्प का उत्कर्ष विशेष रूप से अंग्रेजी साहित्य में हुआ है। उस साहित्य में इस विषय की पर्याप्त विवेचना हुई है। हिंदी में एकांकी की रचना एक अभिनव विद्या के रूप में विकसित हुई, अभिनव विधा के रूप में विकसित हुई है। यद्यपि हम जानते हैं कि संस्कृत नाट्यशास्त्र में
शिल्प के उपकरण बेजोड़ तरीके से प्रस्तुत किए गए हैं। संस्कृत का नाट्यशास्त्र रस को प्रधान मानकर चला है और इस कोटि में हम भारतेंदु हरिश्चंद्र और जयशंकर प्रसाद की लिखी एकांकियों का स्मरण करते हैं, जिनमें प्राचीन नाट्यशास्त्र की ध्वनि दिखाई देती है। आधुनिक एकांकी इनसे कुछ स्वतंत्र होकर चली है। एक अंक वाले नाटक को हम एकांकी कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में वन एक्ट प्ले कहा जाता है। एक अंक में अंत होते हुए भी एकांकी बड़ा प्रभाव डालती है। भारतेंदु की 1875 की प्रेम योगिनी नामक एकांकी से हम अपनी हिंदी की एकांकी का आरंभ मान सकते हैं। और जितने भी समाज सुधार आंदोलन थे, उन सब में एकांकी का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहा। एक आदर्श एकांकी 20 मिनट अथवा आधे घंटे में हो जाती है और हम देखते हैं कि एकांकी में एक घटना लंबे समय चलती है। स्थान, समय और घटना इसके प्रभाव को महत्वपूर्ण बनाते हैं। नाटककार रामकुमार वर्मा का कहना है कि एकांकी में एक ऐसी घटना रहती है जिसका जिज्ञासापूर्ण और कौतूहलमय नाटकीय शैली में चरम विकास होकर अंत होता है। हिंदी साहित्य कोश में भी इसकी परिभाषा दी गई है कि एकांकी नाटक साहित्य का वह नाट्य प्रधान रूप है जिसके माध्यम से मानव जीवन के किसी एक पक्ष, एक चरित्र, एक कार्य, एक भाव की ऐसी कलात्मक व्यंजना की जाती है कि यह एक अविकल भाव से अनेक की सहानुभूति व आत्मीयता को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि छोटे कलेवर से बड़े उद्देश्य की पूर्ति होती है। अब हम उत्सर्ग एकांकी की चर्चा करेंगे, जिसमें पात्र परिचय दूंगी मैं आपको। डॉक्टर शेखर हैं, एक महान वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर शेखर एक महान वैज्ञानिक। विनय डॉक्टर शेखर का सहायक। छाया देवी डॉक्टर शेखर की उपेक्षिता प्रेमिका और मंजुल डॉक्टर शेखर की पुत्री। सुधीर डॉक्टर शेखर का सेवक। आरंभ होता है डॉक्टर शेखर के अध्ययन कक्ष से। डॉक्टर शेखर का अध्ययन कक्ष दीवारों पर स्त्री और पुरुष के अनेक रेखाचित्र सजे हुए हैं। सामने खिड़की, जिसके आधे भाग पर एक नीला पर्दा पड़ा हुआ है। आधे भाग से आकाश और तारे दिख रहे हैं। एक कोने में टेबल और कुर्सी, टेबल पर कुछ पुस्तकें और मासिक पत्र हैं। दूसरे कोने में एक चौकोर तख्त जिस पर स्वच्छ वस्त्र बिछा है। तख्त से हटकर डॉक्टर शेखर का एक एपराटस रखा हुआ है, जिसके निर्माण में वे अनेक वर्षों से यत्नशील हैं। एपराटस में लाल और नीली रोशनी के बल्ब लगे हुए हैं। कमरे में 2 छोटी अलमारियां हैं जिनमें पुस्तक सजी हैं, अधिकतर आत्मविद्या से संबंध रखने वाली। कमरे में स्वच्छता और सादगी है। जगह जगह अगरबत्तियां जल रही हैं जिनसे धुआं उठकर समस्त वातावरण को सुगंधित कर रहा है। इस प्रकार के वातावरण में डॉक्टर शेखर
बाहर जाने के लिए तत्पर हैं। तो डॉक्टर शेखर के इस घर के इस दृश्य को देखते हुए, और डॉक्टर शेखर की आयु 40 वर्ष के लगभग है, लेकिन कार्य की अधिकता से आयु अधिक दिखाई देती है। किसी समय सुंदर रहे होंगे। उनकी मुखाकृति, आँखों को देखते हुए लगता है कि किसी समय वे सुंदर रहे होंगे। वे अत्यंत स्पष्ट और धीरे बोलते हैं। उनके साथ ही उनका असिस्टेंट विनय साधारण सूट पहने हैं। विनय की उम्र लगभग 25 वर्ष है। वह अत्यंत संजीदे ढंग से बोलता है और कार्य में सावधान और व्यवहार में व्यवस्थित है। डॉक्टर शेखर अपने एपराटस को ठीक करते हैं और विनय से वार्तालाप होता है। डॉक्टर शेखर सूक्ष्म और स्थूल की व्याख्या करने लगते हैं। वे विनय से कहते हैं, शरीर हमें बढ़ने नहीं देता, स्थूल है ना। अगर हम लोग किसी तरह अपने स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर को अलग करना सीख लें तो विनय जानते हो क्या होगा? ये समय बताने वाले यंत्र, रिस्ट वॉच, पॉकेट वॉच कुछ नहीं रहेंगी। हमारा सूक्ष्म शरीर समय से मिल जाएगा, वैसा ही गतिशील, वैसा ही प्रभावशील जैसे रेडियो के संगीत की एक लहर लंदन से चलकर यहाँ मसूरी में उसी क्षण सुनाई पड़ती है। इस स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर है। इसका पता जानते हो विनय, कैसे लगता है? इसका पता हमें हमारी सांस से लगता है। यह सांस इतने वर्षों से चल रही है, लेकिन क्यों विनय, तुम्हें सांस लेने में थकावट मालूम हुई क्या? कभी तुमने सोचा इतने वर्षों से सांस ले रहे हैं, जरा सांस को भी विश्राम दें? सूक्ष्म शरीर की व्याख्या करते हुए डॉक्टर शेखर सूक्ष्म शरीर को आकाश बताते हैं और कहते हैं कि योगी हजारों वर्ष सांस की योग साधना के बल पर जीते थे। देखो, यह एपराटस, यहाँ सांस लेने की ट्यूब है। डॉक्टर शेखर विनय से वार्तालाप करते हुए कहते हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर को अलग कर सकूँ और दोनों को जोड़ सकूं। इसके बाद मंजुल, जिसे डॉक्टर शेखर बेटी कहते हैं, 6 माह बाद आई है। मंजुल डॉक्टर शेखर को पिता का संबोधन दे रही है। दोनों में सितार को लेकर बात होती है। यहाँ भी डॉक्टर शेखर सितार के आवाज़ की तरंगों के कंपन कहाँ तक पहुँचते हैं, खोज करने की बात कहते हैं। डॉक्टर शेखर का मंजुल के प्रति बहुत वात्सल्य है। शेखर व मंजुल के वार्तालाप से विदित होता है। जब शेखर मंजुल को कहते हैं, मेरी बेटी मंजुल के बिना तो मैं जैसे खुद एक एपराटस बन गया। सच कहता हूँ बेटी, तेरे बिना मुझे अपनी ज़िंदगी भी अच्छी नहीं लगती। मंजुल पुरी में अपनी माँ के यहाँ चली गई थी और 6 माह पश्चात लौटी है। डॉक्टर शेखर स्टडी सर्किल पर अपने विद्यार्थियों को एपराटस के बारे में आगे की बात बताने जाने वाले हैं। तभी यह वार्तालाप हो रहा है। इस समय मैं आपको ये बता दूं कि मंजुल डॉक्टर शेखर की मित्र की
बेटी है जिसे वह अपनी बेटी के तुल्य ही मानते हैं, और मंजुल की जो माँ हैं वह अपने पति की मृत्यु के पश्चात पुरी चली गई हैं। मंजुल पुरी में अपनी माँ के यहाँ चली गई थी और 6 माह पश्चात लौटी है। डॉक्टर शेखर स्टडी सर्किल पर अपने विद्यार्थियों के पास एपराटस के बारे में आगे की बात बताने जाने वाले हैं, तभी यह वार्तालाप हो रहा है। इसी समय मंजुल पूछ बैठती है कि एपराटस से क्या होता है। तब डॉक्टर शेखर जवाब देते हैं कि इसके द्वारा मैं मरे हुए आदमी के सूक्ष्म शरीर को एक आकार दे सकता हूँ। यह काम संसार के किसी वैज्ञानिक ने नहीं किया, मेरे हाथों यह पूरा होना चाहता है। मृत्यु का रहस्य खोलने के बाद मृत्यु का भय जाता रहेगा। मृत्यु तो वैसे ही है जैसे मैं अपना कोट उतारकर अलग रख देता हूँ, और तब हमारा वास्तविक मनुष्य शरीर की सीढ़ी से उतरकर सच्चे संसार में प्रवेश करता है। इससे जितने रोने वाले हैं उन्हें सुख और संतोष मिलेगा। मरने के बाद मनुष्य स्वतंत्र हो जाता है, वह अच्छे कार्य अच्छे ढंग से कर सकता है। डॉक्टर शेखर कहते हैं, मैंने यंत्रों की सहायता से मरे हुए लोगों से बातें की हैं। शरीर की रेखा मिट जाए तो यह संसार और वह संसार एक ही है। शरीर तो जैसे भीगा कपड़ा है जो आत्मा से लिपट गया है, और अवसर मिलते ही आत्मा उस शरीर को फेंककर अपने सच्चे तेज में आ जाती है। मंजुल कहती है, मैं तो मरने से बहुत डरती हूँ, जाने कैसा होता होगा। तब डॉक्टर शेखर, जो मंजुल के पिता हैं, कहते हैं, बहुत अच्छा लगता है, जीव की सारी चिंताएं छूट जाती हैं। हाँ, जो आत्महत्या करके मरता है वह अपनी गति में पिछड़ जाता है और वह अपने सूक्ष्म संसार में एक पत्थर की तरह गिरता है। मैंने सूक्ष्म शरीरों से बात करके यह जान लिया है। अपने एपराटस से मैंने उन्हें ऐसा रूप दिया है कि कोई पहचान ही नहीं सकता कि वे मरे हुए हैं या जिंदा हैं। पिता पुत्री की वार्ता के पश्चात नौकर सुधीर का घर में प्रवेश होता है और मंजुल सुधीर को वह एपराटस दिखाती है, उसके बारे में बताती है। शेखर घर से बाहर स्टडी सर्किल के लिए प्रस्थान कर चुके हैं और मंजुल अपने नौकर सुधीर को एपराटस दिखाते समझाते एक स्विच दबा देती है, जिससे लाल बल्ब जलता है। उसके साथ ही हरा बल्ब भी जल उठता है। लाल बल्ब थोड़ी देर जलकर बंद हो जाता है, हरा बल्ब जला रह जाता है। सुधीर तथा मंजुल के बीच कुछ बातचीत के बाद मंजुल अपने कमरे के बीचों बीच आकर तख्त पर बैठकर सितार बजाने लगती है। आज इतना ही। इससे आगे की चर्चा हम दूसरे भाग में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।